नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई की मार झेल रहा पाकिस्तान अब भी कई परेशानियों से जूझ रहा है। भारत को हमेशा से ही आंख दिखाने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई से जनता बेहाल है। रसोई गैस सिलेंडर 3000 रुपए से इस दौरान पार भी पहुंच चुका है। घर की अगर बात करें, पानी और बिजली यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उनकी बात की जाए तो उनकी कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक संकटों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। देश में महंगाई ने फिर से उछाल लगाना शुरू कर दिया है और अगस्त की तुलना में सितंबर 2023 में ये फिर से 30% के पार निकल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा 3 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद भी देश की कार्यवाहक सरकार महंगाई काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं अगर बात पाकिस्तान में सितंबर महीने में आई महंगाई दर के आंकड़ों की करें तो देश में सालाना आधार पर महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 31.4% के हाई लेवल पर पहुंच गई है। इससे पिछले महीने अगस्त में ये 27.4% पर थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम और ऊर्जा की कीमतों में आए उछाल के चलते महंगाई दर में इजाफा हुआ है। देश में खाद्य महंगाई दर साल दर साल बढ़ोतरी के साथ में 33.1% पर पहुंच गई है। वहीं सितंबर महीने में शहरी क्षेत्र में महंगाई दर बढ़कर 29.7% और ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर 33.9% हो गई है। देश में महंगाई का आलम क्या है, इसका अंदाजा पेट्रोल डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 331.38 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत बढ़कर 329.18 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं LPG का दाम 260.98 रुपए प्रति किलो हो गया है। घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो इसकी भी कीमत पाकिस्तान में 3000 से ऊपर चली गई है। सालाना आधार पर बढ़ी महंगाई के ताजा आंकड़े। मादक पेय और तंबाकू 87.45%, एंटरटेनमेंट और संस्कृति 58.77%, फर्निशिंग और हाउस होल्ड मेंटेनेंस 39.32%, ना खराब होने वाले खाद्य पदार्थ 38.41%, रेस्टोरेंट और होटल 34.3%, ट्रांसपोर्टेशन 31.26%, हाउसिंग 29.7%, हेल्थ सर्विसेज 25.28%, कपड़े और जूते 20.55%, एजुकेशन 11.12%, टेलीकम्युनिकेशन 7.42%, खराब होने वाले खाद्य पदार्थ 4.37%। महंगाई के मोर्चे पर पाकिस्तान की तुलना भारत से करें तो ये करीब 5 गुना ज्यादा है। अगस्त महीने में भारत में खुदरा महंगाई दर जुलाई में 7.44% की तुलना में घटकर 6.83% पर आ गई थी। हालांकि सितंबर महीने के आंकड़े कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे। हालांकि अभी भी ये आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए 6% के दायरे से ऊपर बना हुआ है। अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में जुलाई के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है और ये 10% से नीचे 9.94% पर आ गई है, जो जुलाई में 11.51% रही थी। भले ही देश में महंगाई RBI के दायरे से ज्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर बात रसोई की करें तो रसोई पर भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, लोगों की आम जरूरतें जो हैं वो भी काफी महंगी होती जा रही है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो भी 300 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर पहुंच चुका है। वहीं अगर बात की जाए
एलपीजी गैस की, तो वो भी अब 3000 के पार पहुंचने वाली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से ही अगर देखा जाए तो तमाम जो देश हैं उनसे आर्थिक मदद लेता है, लेकिन ऐसे में ये जो मदद है वो आखिरकार जो पैसा वहां पर आ रहा है वो कहां पर जा रहा है? क्योंकि जनता जिस तरीके से बेहाल है और जनता का जिस तरीके से महंगाई को लेकर कमर टूटती नजर आ रही है, ऐसे में कई तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक से भी जो कर्जा लिया गया है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। भारत से अगर बात की जाए तुलना में पाकिस्तान की, तो भारत की इस दौरान अगर बात करें तो 5% से भी कम है, और इस दौरान जो महंगाई है पाकिस्तान की वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी ना तो पाकिस्तानी सरकार इस और कोई काम कर रही है और ना ही दूसरे कुछ ऐसे जिसको लेकर कहा जाता है कि पूरे तरीके से पाकिस्तान पर सेना का भी हक है और सेना के अंदर भी पाकिस्तान पर पूरी तरीके से सत्ता काबिज रहती है। तो क्या इस महंगाई को कम करने के लिए चाहे सरकार हो या फिर सेना हो, उसकी तरफ से कोई अहम कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जो हालात हैं वो बेहद ही खराब बने हुए हैं, और ऐसे में अब पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि क्या अब देश को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं और ऐसे कई बार हमने देखा भी है कि पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं वो पलायन करने को भी मजबूर है, क्योंकि देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति से पाकिस्तान जूझता जा रहा है, वो वाकई में ऐसे सवाल खड़े होना भी लाजमी है। क्योंकि आम जनता जो इस समय पर महंगाई का बोझ झेल रही है वो इस तरीके से कब तक इस पर अपनी जो झेलने वाली चीजें वो कब तक बर्दाश्त कर पाएगी? क्या ऐसे में पाकिस्तान को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, उनसे भी कर्जा लिया गया, अमेरिका भी हमेशा से ही उनका मददगार रहा है, या चाइना की बात की जाए, तमाम ऐसे देश हैं। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो चाहे इंडिया में आप कश्मीर को देख सकते हैं या फिर पाकिस्तान में पीओके को भी आप देख सकते हैं, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। दोनों जगह के हालात भी भौगोलिक स्थिति पर नजर आते हैं कि कितने बेहतर हैं। भारत की बात की जाए, भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ और इसको लेकर भी तमाम जगहों पर या तमाम देशों में जो भारत की वैश्विकता है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अगर पड़ोसी देश की बात करें तो वो धीरे धीरे कर्जे में दबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही तमाम सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ पड़ोसी देश इतना आगे निकल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ में इस दौरान अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राणा अली जोयब, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं जय दीक्षित, और इकोनॉमिस्ट जो हैं प्रमोद राय मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है AMB नेटवर्क पर। सबसे पहले प्रमोद जी, आप ही से, ये जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा लिया हुआ है, सारे जो अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, इन लोगों से भी पाकिस्तान लगातार कर्जे में डूबता नजर आ रहा है, आर्थिक मदद ले रहा है। बावजूद उसके हालात इतने खराब हैं पाकिस्तान में, आखिरकार जिम्मेदार कौन हो सकता है, सरकार या फिर सेना? पाकिस्तान की सरकार जिम्मेवार है, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी यूनिक पोजीशन है। कंट्री का साइज जब भी छोटा होता है तो इन जनरल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो प्रोपोर्शनेटली बड़ा होता है। पाकिस्तान के केस में ये बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो साइज है, जो उसकी रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से वो बहुत बड़ी फौज मेंटेन कर रहा है। नॉट ओनली दैट, जो उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उनको न्यूक्लियर मिसाइल भी बनाना है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाना है, तो जो पीपल सेंट्रिक मेजर्स हैं, जो रिलीफ के मेजर्स हैं, जो इंफ्रा डेवलपमेंट की चीजें हैं, उन पे उनका खर्च कम है। और जो भी रिलीफ के पैसे आ रहे हैं वो अपनी शर्तों के साथ आते हैं कि आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना है, बट पाकिस्तान अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम नहीं कर पा रहा है, तो एक तरीके से वो वेस्ट हो रहा है और उसकी जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे। और पाकिस्तान के ऊपर सेना का इतना दबदबा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह के भी सेना के बजट को कम नहीं कर सकती। तो जो IMF का या जो भी उनको फंड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि आप इकोनॉमी को ठीक कीजिए, अपने डेफिसिट को कम कीजिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को आप बढ़ाइए, तो वो सब ना करके वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट मशीनरी पे खर्च हो रहा है, जिसके चलते उनकी हालत सुधर नहीं रही।
लेकिन अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, गैस सिलेंडर की बात कर लें, 3000 के पार पहुंच चुका है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, वहां पर खाद्य पदार्थ जो कि बेसिक चीजें हैं, जो कि रोजमर्रा में अगर इंसान नहीं खाएगा, आटे तक का वहां पर इतना महंगा हो चुका है। कैसे मतलब आने वाले समय की अगर बात करें तो कितनी जो वहां की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ सकती है? नहीं, इस स्थिति बहुत खराब हो जाएगी यदि ऐसे ही चलता रहा। अब जैसे फूड ग्रेन्स है, स्थिति नॉर्मलाइज कैसे होगी? यदि आप अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करेंगे, यदि कुछ सब्सिडी देना है आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे देंगे, अपने फूड ग्रेन्स की यील्ड बढ़ाएंगे, तब जाके वो स्थिति सामान्य होगी। लेकिन यदि आप इस कोर सेक्टर पे पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, अपनी इरिगेशन फैसिलिटी को दुरुस्त नहीं करते हैं, इतनी सारी नेचुरल डिजास्टर्स होते रहती है, फ्लड सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, और आप एक ऐसे रेटोरिक में लगे हुए हैं कि आपको इंडिया को जवाब देना है या दूसरे तीसरे को जवाब देना है, और आप इतने सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने पनाह दे रखा है, और ये सारे पैसे यदि आप डाइवर्ट करके उधर खर्च करेंगे, बिल्कुल, तो जो फूड ग्रेन का प्रेशर है वो तो कभी दुरुस्त हो ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान का क्या है कि यदि दो चार नेता थोड़े ठीक हैं, भी करना भी चाहते हैं, तो उनके पास डर ये है कि जैसे ही वो सही रास्ते पे चलेंगे वो गद्दी से उतार दिए जाएंगे। तो इसके चलते उनको जो फौज के हुक्मरान हैं उनकी सुननी पड़ती है और उनके हिसाब से काम करते हैं, और कोई भी देश की नहीं सोच रहा है, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, और क्या है, रेटोरिक है। उनको लगता है कि दो चीजों में से एक को चुनना है, कि आप शांति से रहो और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करो, ये ऑप्शन एक है। दूसरा है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था भाड़ में जाए, हमको ये दिखा देना है कि मेरे पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल का स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ा है, हर साल में 10 और न्यूक्लियर आर्सेनल उसमें जोड़ रहा हूं। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि दे आर गोइंग फॉर ऑप्शन 2। वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि शांति से रहो, आप झगड़े फसाद मत करो, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मत करो, अपने चीजों पे फोकस करो। आप जो इंडियन कश्मीर है, आप उसमें कितना भी उत्पात मचा लो, उससे आपके यहाँ तो आटे दाल का भाव कम नहीं हो सकता, उससे आपके लोग सुखी नहीं हो सकते। लेकिन वो ऐसी एक साइकोलॉजिकल दुविधा में पड़े हुए हैं, उनको लगता है कि यदि हमने कुछ उग्रवादी चीजों को पनपने में सहायता दे दी इंडियन कश्मीर में, तो उससे हमारी आवाम इतनी खुश हो जाएगी कि भले ही उसको खाने की चीजें नहीं मिल रही है, लेकिन वोट बैंक अपना पक्का हो जाएगा। हाँ, वोट बैंक पर ही पूरी, हाँ, चाहे देश में आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वोट बैंक अपना पक्का होना चाहिए। वापस लौटती हूँ प्रमोद जी आपके पास में। जय दीक्षित जी, जिस तरीके से अभी प्रमोद जी भी बात कर रहे थे कि चाहे पीओके को देख लीजिए या भारत में जो कश्मीर है उसके हालात, भौगोलिक स्थिति पर देख लीजिए, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। भले ही वहां पर आतंकवाद का पूरे तरीके से पुरजोर चलता है, जवाबी कार्रवाई भी होती है और मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है, लेकिन दोनों को देखा जाए तो बहुत अंतर है। कितनी और कोशिश करनी पड़ेगी अभी पाकिस्तान को अपने क्षेत्र के अंदर ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, दो चीज होती है, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसके नीतियों पे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्टेब्लिशमेंट्स पे, वहां के नागरिकों के रोजगार पे, और कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा, जो मुद्रास्फीति जिसकी हम बात करते हैं, इससे बेटर जानकारी हमारे सहयोगी शास्त्री जी, प्रमोद जी जुड़े हुए, वो बताएंगे। ऐसे लोग पे इसी मानदंडों होती है जिसके ऊपर डिपेंड करती है। पाकिस्तान की आबादी आज 33 करोड़ है, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। बिल्कुल, तुलना तो किसी रूप में हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आबादी के अनुरूप हम अगर बेरोजगारी की कंपैरिजन करते हैं, तो जहां 140 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी दर 2022-23 में आई है वो लगभग 8% के आसपास है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बेरोजगारी दर की मैं बात करता हूं तो 33% से भी ऊपर है। महंगाई की बात अगर हम करें तो जिस सरकारों ने 1947 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान का एक
घटक क्लियर हुआ। पूर्वी पाकिस्तान 1967 में बांग्लादेश के रूप में किनारे हो गया। अब हम सिर्फ अगर पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में जन्म लिया एक देश अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर ही नहीं पाया। वो तो ये देखता रहा कि हम कैसे कश्मीर पे लोगों को बरगला लें। उसने ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना अपने यहाँ औद्योगिक नीतियों पे उसने काम किया, ना उसने अपने यहाँ से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वहां का जो मुख्य जो व्यवसाय था, चूंकि एशियाई कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश रहे। बिल्कुल। और यही रीजन है कि ब्रिटेन, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ हुकूमत करने के लिए इसलिए सोची क्योंकि ये कृषि प्रधान देश थे। तो आपने अपना मूलभूत जो आपका रिसोर्स था कृषि, उसको आपने फोकस नहीं किया, वहां आपने उसको प्रोत्साहित नहीं किया, आपने निर्यात को प्रोत्साहित नहीं किया, आपने अपने यहाँ शिक्षा और वैश्विक नीतियों पे आपने जोर नहीं दी, आपने जोर दी तो सिर्फ आतंकवाद पे। तो आतंकवाद पे जोर देने के क्रम में आपको अपने यहाँ के जो राजस्व है या फिर जो आपके पास अनुदान है, वो जो टैक्सेज है, उससे जो भी रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना और आतंकवाद को आपने ट्रांसफर दे दिया। बिल्कुल। तो दिक्कत यहाँ ये आई कि जो भी वहां के शासक बने 1947 के बाद, अपने अगर मूलभूत सुविधाओं को फोकस किया गया होता, अपने कृषि को देखा गया होता, आयात को देखा गया होता, व्यवसाय को देखा गया होता, कहीं ना कहीं औद्योगिक नीतियों को आपने बढ़ावा दिया होता, उद्योग व्यापार को बढ़ाया होता। जय दीक्षित, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक अच्छा नेतृत्व की अगर बात करें, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि इतने सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी ने भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा किया है, भले ही द्वारा से चुने गए हों, लेकिन इस पूरे अगर बात करें 1947 से अब 2023 चल रहा है, एक भी प्रधानमंत्री ने पूरा कार्यकाल अपना नहीं किया है। तो एक अच्छा नेतृत्व अभी तक पाकिस्तान को लगता है कि नहीं मिला। देखिए, जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आए तब तक आप नीतियों पे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक परिवेश में बात हम करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, तो पंचवर्षीय योजनाएं वो होती हैं जो 5 वर्षों में एक व्यक्ति हमें एक करना है, ये हमारा प्लानिंग है। और प्लानिंग को इंप्लीमेंट कौन करता है? वर्तमान की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य हो। लेकिन जब आपकी वहां सरकारें ही अस्थिर हैं, बिल्कुल, जहां आपके प्रधानमंत्री को ही डायरेक्ट बम से और गोलियों से भून दिया जाता हो, वैसे देश में इस तरीके की स्टेबिलिटी की हम बात जो करते हैं, वो शायद हमारे लिए मतलब एक अतिशयोक्ति कही जाएगी। लेकिन मैं दूसरे एंगल से अगर बात करूं तो कोई भी सरकार वहां युवाओं को या अपने टेंट्रम को, अब अभी पीछे की सरकार में इमरान खान आए, इमरान खान ने देखा कि हमारी सरकारी चीजें कैसे मेंटेन हो, तो उन्होंने डेफिसिट कम करने के लिए जो ओल्ड रिसोर्सेज थी या एक्सेस रिसोर्सेज थी, उनको उन्होंने बेचना शुरू किया, उनको कम करना शुरू किया। तो जो और अपोजिशन पार्टियां थी, उन चीजों को उन लोगों को गलत तरीके से बुनाया गया। देखिए, आप कोई भी काम अगर करने चले, एक बहुत अच्छा नियम है कि अगर आप गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रयासरत हैं। बिल्कुल, जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा। कर ही नहीं रहे हैं तो आप प्रयासरत ही नहीं है। तो अगर इमरान खान ने पाकिस्तान को रीस्टेबिलिटी देने के लिए अपने अनुसार, अपने अनुरूप अगर उसने कुछ करने की कोशिश की, तो उसको रोक दिया गया, उसको जेल में डालने की कोशिश हो गई, उसके ऊपर अभियोग ला दिया गया, उसको सरकार गिरा दी गई। तो आपके पास नीतियों का होना किसी भी राष्ट्र के लिए अपने नागरिकों के आपूर्ति, अपने नागरिकों के उत्पाद की आपूर्ति, जो खाना और जो मांग है, जैसे आप औद्योगिक बात करें, एफएमसीजी की बात करें तो खाद्य पदार्थ हैं, अगर कृषि की बात करते हैं तो उनके लिए उसकी रिसोर्सेज है, उसके संयंत्र हैं, उसको उत्पादन की कैसे उत्पाद बढ़ाया जाए, उन उत्पाद को कैसे एक वैश्विक रूप में लाके उसको बेचने के लिए एक पोर्टल दिया जाए। तो इस सब पे काम करने के लिए एक नीति बनानी होती है, और नीति बनाता कौन है? प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार। जब केंद्र के सरकार के पास नीति ही नहीं है कि विकास दर कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो स्थिति आज पाकिस्तान में है वो हो सकती है। 2022 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला अगर कोई देश था तो नाइजीरिया था, 33%, 22.5% आबादी
33%, 22.5 करोड़ की आबादी वाला नाइजीरिया 33% के बेरोजगारी दर के साथ दुनिया के सबसे ऊपरी पायदान पे था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान नाइजीरिया को भी पार कर चुका है। ये कहीं ना कहीं वहाँ हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे, संभालने वाला जय दीक्षित जी वहां पर नजर नहीं आ रहे हालातों को। बिल्कुल। प्रमोद राय जी, अगर बात की जाए, क्योंकि 88,000 करोड़ भारतीय करेंसी के हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी तक पाकिस्तान ने हाल ही में 7 से 8 महीने में कर्जा लिया है। आखिरकार ये नहीं चुकाया जाएगा और इस तरीके से हालात बिगड़ते जाएंगे, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान पर? हमारे दीक्षित जी जो बता रहे थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा डिरेल्ड रही है। जैसे भारत आजाद हुआ, दोनों देश आजाद हुए 1947 में। भारत में पहला डेमोक्रेटिक डायरेक्ट इलेक्शन 1951 में हुआ। लेकिन पाकिस्तान में जो पहला डायरेक्ट इलेक्शन हुआ वो 1970 में हुआ। मैंने आजादी के 23 साल के बाद उन्होंने पहला इलेक्शन किया। सो आवाम की चिंता और आवाम क्या चाहती है वो हमेशा से डिरेल रहा। और जब भी सरकार बदलती है तो पिछले सरकार के जो हुक्मरान हैं वो जेल जाते हैं और उनपे बहुत सारे केस चलते हैं। अच्छा, अब जो कर्जे आ रहे हैं उनको, या जो बाहर की फंडिंग आ रही है, जो रसिया वाला कोल्ड वॉर वाला टाइम था, तो उसमें अमेरिका को एक इस एशियन रीजन में एक बेस चाहिए था। तो अब अपने लोगों की चिंता किए बिना पाकिस्तान उसमें अलाइन हो गया और फिर अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। अभी वो चाइना से सपोर्ट ले रहे हैं। बट ये जो भी कंट्री है, जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट है, कोई भी बिल्कुल फ्री में आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो आप सबसे कर्जे लेंगे और यदि नहीं चुकाएंगे तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअली मॉर्गेज्ड हो रही हैं ये फॉरेन कंट्री के पास। और जब वो रिसोर्सेज आपके पोर्ट्स मॉर्गेज हो जाएंगी और वो इंपॉर्टेंट चीजें जब उनके कब्जे में चली जाएंगी तो स्थिति और खराब होगी। फिर आप इंडिपेंडेंटली अपने लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि जो उनकी डिरेल्ड इकोनॉमी है, और पब्लिक का भी ऐसा प्रेशर होना चाहिए कि आप ये झगड़े फसाद की बात छोड़ो और आपको न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इकोनॉमी पे फोकस करो। जो एक्सपेंडिचर है वो मूलभूत सुविधाओं पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो, एजुकेशन पे खर्च करो, लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाओ, अपने जो यूनिट्स है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, आप वर्ल्ड मार्केट में कम्पिटिटिव बनो, आप खुद प्रोड्यूस करो अपने कंजम्पशन के लिए, सरप्लस प्रोड्यूस करो ताकि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाओ, तभी जाके स्थिति सुधरेगी। यदि आप अपनी बेसिक इकोनॉमी को ठीक नहीं करते हैं और केवल आप बाहर से फंड लेते जाएंगे तो डेट ट्रैप है। अब आज ही पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि जो डेट उन्होंने ले रखा है उसकी इंटरेस्ट को सर्विस करने की स्थिति में नहीं है। तो और बढ़ते जाएगा, स्थिति और खराब होगी और आपके जो भी नेशनल रिसोर्सेज हैं वो प्लेज हो जाएंगी। बिल्कुल। प्रमोद राय जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राणा अली। राणा अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएमबी नेटवर्क पर। राणा अली जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बहुत शुक्रिया मैडम जी। राणा अली जी, जिस तरीके से जी, लेकिन बहुत कट के बड़ी मुश्किल से आवाज आपकी आ रही है। एक बार जरूर चाहूंगी कि एक बार आवाज ठीक करिए पीसीआर। प्रमोद राय जी, अगर बात जिस तरीके से चल रही थी कि इकोनॉमी को लेकर भी अगर युवाओं की बात की जाए पाकिस्तान में, तो आज के समय में शिक्षा को लेकर भी इतनी मारामारी वहां पर नजर आ रही है। महंगाई के साथ में शिक्षा पर भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या जिस तरीके से भारत के अंदर G20 सम्मेलन हुआ और शिक्षा नीति को लेकर भी भारत सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और आने वाला जो भविष्य होगा वो इन्हीं युवाओं पर होगा, तो क्या पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बदल पाएगी अगर ऐसे महंगाई बढ़ी शिक्षा को लेकर भी? प्रमोद राय जी, आवाज मिल पा रही है? यदि महंगाई ऐसी ही बढ़ती रही तो आज ही के डेट में
बहुत सारे चीजों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है पाकिस्तानी सिटीजन के पास। तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही, जहां आपको खाने की समस्या हो रही है, तो फिर आप अच्छा एजुकेशन कैसे ले पाएंगे? और ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से आपके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं आ पाएंगी। जो एजुकेशनल फैसिलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएंगी, उसमें ढंग के फैकल्टी नहीं आएंगे। जब आप फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं, बिल्कुल, तो आप इंफ्रा को कैसे डेवलप करेंगे, उसमें अच्छे फैकल्टी कैसे लाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? और दूसरा है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके असेस करें कि आपको किस तरीके की एजुकेशन की जरूरत है। यदि आप फंडामेंटलिस्ट लोगों के चंगुल में रहेंगे तो फिर आप मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और प्रमोद राय जी, यहाँ पर यह भी है कि अगर हम मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो पाकिस्तान मिल्क प्रोडक्ट में भी काफी आगे है, लेकिन बावजूद उसके इस पर भी महंगाई है। महंगाई का क्या है, ये स्पाइरल इफेक्ट है। यदि आपकी लॉजिस्टिक इफेक्ट होती है तो जो चीज प्रचुर मात्रा में भी है, यदि एक जगह पे हो रहा है लेकिन उसको दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है तो भी महंगा हो जाएगा। और मिल्क प्रोडक्ट के भी बहुत सारे इनपुट हैं, वो इनपुट यदि महंगे हो रहे हैं तो फिर मिल्क प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। नॉर्मली जब महंगाई आती है तो क्यूमुलेटिवली सारे प्रोडक्ट के रेट्स बढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट का रेट बिल्कुल कम रहे। तो जहां आप एडवांटेजियस पोजीशन में है वहां भी आप एडवांटेज मेंटेन नहीं कर पाते हैं यदि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी अगर बात देखी जाए तो जहां पर आपका सबसे ज्यादा उत्पादन है उसी में आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जय दीक्षित जी, जिस तरीके से अब अगर बात करें सरकार को लेकर भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा है कि चाहे मोदी सरकार हो या उनसे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं केंद्र में, एक बैलेंस बना के जो देश चलता है वो पाकिस्तान में नहीं है। बैलेंस ही बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। देखिए, बैलेंस किस सेंस की हम बात कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान की आबादी है 33 करोड़ और हिंदुस्तान में 36 करोड़ तो युवा हैं जिनकी उम्र 10 से 24 वर्ष है। तो जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे ज्यादा 10 से 24 वर्ष के युवा तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आप किस बैलेंस की बात करती हैं? पूरे आबादी के अनुपात में हिंदुस्तान में उससे ज्यादा युवा है। आप युवाओं के रोजगार की बात करते थे, युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात करती है। 63% पाकिस्तान की आबादी की लगभग 63% आबादी युवाओं की, लेकिन युवाओं के जोश को आप यूज करने के लिए उनको कहीं ना कहीं एक मार्केट तो देंगे, एक आप उनको प्लेटफॉर्म तो देंगे, आप उनको नौकरियों के लिए कहीं रास्ते तो खोलेंगे। दीक्षित जी, मुझे चर्चा को यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां की आर्थिक स्थिति की बात अगर की जाए तो चाहे शिक्षा हो या फिर खाद्य पदार्थ हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि रसोई पर भी जो महंगाई की मार है वो नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या पाकिस्तान सरकार इसको लेकर कोई अहम कदम उठाती या फिर आने वाले समय में पाकिस्तान बिल्कुल ही कंगाली की राह पर चल पड़ेगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।